हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकेप टैलेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन मूवी को जिसका नाम है माइंड। मूवी की शुरुआत में हम माइक को देखते हैं जो अमेरिकन सोल्जर है और ये अपने अगले मिशन पर जा रहा होता है और जाने से पहले ये अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को गुड बाय बोलता है। उसके बाद वो अपने पार्टनर टॉमी के साथ अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है और रेगिस्तान में अपने टारगेट के आने का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। इनमें से माइक का टारगेट 65 साल का सईद आसिफ है जो एक आतंकवादी है। माइक को ऑर्डर दिए जाते हैं इसे मारने के लिए, पर आसिफ के आगे ये कपल आ जाता है जिनकी शादी हो रही होती है। माइक किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहता, इसलिए वो मेजर से झूठ बोल देता है कि उसने अपना टारगेट खो दिया है। थोड़ी देर बाद सईद आसिफ के गार्ड्स को इनके बारे में पता चल जाता है, इसलिए ये इन्हें शूट करने लगते हैं। सईद आसिफ को भी जल्दी वहाँ से सेफली निकाल लिया जाता है, इसलिए माइक और टॉमी को भी यहाँ से निकलना पड़ता है, पर ये लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं। इसी बीच इन्हें पता चलता है कि इनका जीपीएस खराब हो चुका है, इसीलिए ये एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। माइक जानता है कि ये ज्यादा देर तक यहाँ छिप नहीं सकते, इसीलिए ये अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में शूट करते हैं ताकि ये इन्हें चकमा देकर यहाँ से निकल सके। पर जल्द ही यहाँ रेत का तूफान आ जाता है, इसलिए सईद आसिफ के गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं, पर ये लोग यहीं रुककर यूएस आर्मी को मदद करने के लिए कहते हैं, जो इन्हें पास के गाँव तक पहुँचने के लिए कहती है ताकि वो इनकी मदद कर सके, क्योंकि माइक और टॉमी उनसे काफी दूरी पर होते हैं, लेकिन इन्हें गांव तक पहुंचने के लिए भी 5 घंटे लगेंगे। इसलिए ये लोग पैदल ही चलने का फैसला करते हैं। तेज धूप की तपिश और रेत की वजह से यहाँ काफी गर्मी होती है, इसलिए टॉमी माइंड डाइवर्ट करने के लिए मजाक करने लगता है। माइक भी टॉमी को बताता है कि वो जेनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर उसे शादी के लिए प्रपोज नहीं कर पा रहा। तेज हवा चलने की वजह से एक बोर्ड इनके पास उड़कर आ जाता है जिस पर वार्निंग थी कि आगे खतरा है, पर टॉमी इसे मजाक में ले लेता है, जबकि माइक इसे देखकर सीरियस हो जाता है और कहता है कि पिछले 40 सालों में इस रेगिस्तान में 33 मिलियन माइंस लगाए गए। माइन एक तरह का बॉम्ब होता है जो बटन दबते ही फट जाता है, जिस पर टॉमी कहता है कि ये सब बार्बर लोगों की एक साजिश है अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए, पर माइक अभी भी सीरियस है। पर टॉमी को ये सब अभी भी एक साजिश लग रही होती है, इसलिए वो बोलते हुए पीछे उल्टा चलने लगता है। माइक से थोड़ी दूरी पर जाने पर टॉमी एक माइन पर पैर रख देता है, जिससे एक जोरदार विस्फोट हो जाता है। जैसे माइक टॉमी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि उसने भी एक माइन पर पैर रख दिया है, इसलिए वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि ये भी जानता है कि पैर हटते ही ब्लास्ट हो जाएगा। जब रेत साफ होती है तो माइक देखता है कि टॉमी अभी भी जिंदा है, पर विस्फोट में उसके दोनों पैर उड़ चुके हैं और वो दर्द से बुरी तरह चीख रहा होता है। माइक अपनी जगह से हिल नहीं सकता, इसलिए वो दूर से ही टॉमी को शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे उसके बेटे के बारे में बात करके मोटिवेट करता है और पॉकेट में रखे इंजेक्शन को लगाने के लिए कहता है। हिम्मत करके टॉमी वो इंजेक्शन खुद को लगा लेता है, जिससे दर्द थोड़ा कम हो जाता है। टॉमी अपने रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर फिर से उसे वही दर्द होने लगता है। टॉमी को तड़पते हुए देख माइक कहता है कि ये माइंस काफी पुरानी हो चुकी हैं, हो सकता है कि ये खराब हो गई हों। शायद मैं पैर हटाऊं तो ये ना फटे, पर टॉमी ऐसा करने से मना कर देता है और अपनी वजह से माइक की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता है, इसलिए वो गन निकालकर खुद को शूट करने लगता है। पर मरने से पहले वो माइक से कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा, और फिर वो खुद को गोली मार देता है, जिससे माइक को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने साथी को मरता देख बहुत दुखी हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है और अपने एक घुटने पर बैठकर टॉमी के पास पड़े रेडियो को उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो टॉमी का बैग को खींचकर उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी है और दूसरी बैटरी टॉमी के पॉकेट में रखी है जो थोड़ी दूरी पर है, इसलिए माइक जुगाड़ करके बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज कर लेता है और जल्दी मेजर से बात करके अपनी कंडीशन उन्हें बताने लगता है, जिस पर मेजर कहते हैं कि रेगिस्तान में लगातार तेज तूफान आने की वजह से बैकअप टीम उस तक नहीं पहुंच सकती। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 52 घंटे में उनकी रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच जाएगी। जिसे सुनने के बाद माइक काफी निराश हो जाता है, इसलिए माइक को एक सुझाव दिया जाता है कि वो एक गड्ढा करके उसमें कूद जाए, ऐसा करने से उसे कम नुकसान पहुँचेगा। पर माइक 52 घंटे रुककर टीम का इंतजार करना चाहता है, इसीलिए वो टाइमर को सेट कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ फिर से रेत का तूफान आ जाता है। माइक किसी तरह वहाँ टिका रहता है। तूफान के बाद माइक देखता है कि टॉमी की डेड बॉडी उसके पास आ गई है। माइक को बैटरी तो मिल जाती है, पर रेडियो उससे दूर चला जाता है। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। माइक परेशान होकर खुद को शूट करने की सोचता है, तभी वो अपने सामने एक बार्बर को देखता है जो जिगजैग पैटर्न में उसकी ओर आ रहा होता है। माइक उसे रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि यहाँ पर खतरा है, पर फिर भी वो माइक के पास आ जाता है। माइक उसे रेडियो उठाने को कहता है, पर वो माइक से कहता है कि तुम्हें एक कदम
आगे बढ़ाना चाहिए। माइक को अब प्यास लगने लगी, तभी वो अपने सामने एक बच्ची को देखता है जो उसे पानी की बोतल दे देती है। माइक जल्दी ही पानी पीकर अपनी प्यास को बुझा लेता है और वो लड़की सोल्जर टॉय के जरिए माइक को एक कदम आगे बढ़ाने को कहती है। माइक कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो उसे अपना रेडियो उठाने के लिए कहता है, पर उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता, जिसकी वजह से माइक उस पर चिल्लाने लगता है। डर की वजह से ये लड़की यहाँ से भाग जाती है। जल्दी रात भी हो जाती है और टेम्परेचर लो होने लगता है। तभी जानवरों की आवाज आने लगती है। माइक फोन निकालकर जेनी की फोटो देखने लगता है और एक वीडियो से उसे पता लगता है कि जेनी उसका इंतजार कर रही है। माइक काफी इमोशनल हो जाता है और इस सब से काफी थक चुका है। इसी बीच उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि चारों तरफ उसे जानवरों ने घेर लिया है। माइक उन पर शूट करके उन्हें भगाने लगता है, पर वो अपने साथ टॉमी की डेड बॉडी भी ले जाने लगते हैं। इनमें से एक जानवर माइक की ओर बढ़ता है, जिससे माइक टॉर्च जलाकर उसे शूट कर मार गिराता है, जो एक माइन पर जा गिरता है, जिसके धमाके से बाकी जानवर भी वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह बार फिर से आता है और माइक से कहता है कि तुम काफी बहादुर हो, क्योंकि माइन पर पैर रखने के बावजूद तुम जानवरों से बच गए। माइक कहता है कि तुम जानते हो माइन कहाँ पर है, इसलिए तुम एक पैटर्न के हिसाब से चलते हो, जिस पर ये कहता है कि मैं नहीं जानता माइन्स कहाँ पर लगाए गए हैं। मैं जिगजैग पैटर्न में इसलिए चलता हूँ क्योंकि ये सीधे चलने से ज्यादा महफूज है। फिर माइक अपने रेडियो उठाने के लिए कहता है और इस बार वो उसे रेडियो उठाकर दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। माइक अपनी घड़ी को देखता है तो उसे पता चलता है कि मदद में अभी 24 घंटे और लगेंगे। माइक को अब भ्रम होना शुरू हो जाता है। वो देखता है कि टॉमी उससे कह रहा है उसे अब घर वापस जाना चाहिए और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। माइक को अफसोस होता है कि वो जेनी को छोड़कर यहाँ पर आ गया और फिर जानवर भी आकर माइक पर हमला करने लगते हैं, पर माइक अंधेरे में ही अंदाजा लगाकर उन्हें मार गिराता है। सुबह होने पर देखता है जिस जानवरों को उसने मारा था वो उसी के पास पड़े हैं और पिछले 45 घंटे में माइक का पैर माइन पर रखा है, न जाने कब वो थक कर गिर जाए। इसके पास मदद आने में अभी भी काफी टाइम है। तभी माइक के सीनियर उसे बताते हैं कि टीम उसके पास 7 घंटे के बजाय 17 घंटे में पहुंचेगी, जिस पर माइक कहता है कि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तभी मेजर कहते हैं कि तुमसे कोई बात करना चाहता है और वो होती है जेनी, जिससे माइक माफी मांगता है। वो उसे छोड़कर यहाँ आ गया और वो जिस चीज को भी हाथ लगाता है वो उसे बर्बाद कर देता है, इसलिए वो उससे माफी मांगने लगता है, जिस पर जेनी उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि उसे वापस आना होगा हमारे लिए। थोड़ी देर बाद माइक को फिर से भ्रम होने लगता है। वो जेनी को अपने सामने सोफे पर बैठा हुआ देखता है। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर माइक अब बहुत ज्यादा थक चुका है। वो नीचे गिरने लगता है, पर बार बार आकर माइक को पकड़ लेता है और उसके जख्मों को साफ करने लगता है और इसी के साथ वो बताता है कि वो माइन निकालकर वहाँ टीन के डिब्बे रख देता है, क्योंकि उसका पैर भी माइन के धमाके से उड़ चुका है। इसके बाद वो अपनी वाइफ और बेटी से मिला और उनसे मिलकर वो अपना सारा दर्द भूल गया। हमारी जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस पर माइक बताता है कि वो उसकी बेटी से मिल चुका है। वो उसके लिए पानी लेकर आई थी, जिस पर ये कहता है कि वो मर चुकी है, पर मैं खुश हूँ तुम उससे मिले और अब तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। इस बार माइक को उसके साथ उसकी बेटी भी दिखाई देती है, जो हवा की वजह से रेत के साथ साथ गायब हो जाती है। इसके बाद माइक फ्लैशबैक में जाता है और देखता है कि कैसे उसके डैड उसकी मॉम को टॉर्चर किया करते थे। फिर वो अपनी बीमार माँ के साथ जेनी के साथ बिताए गए अच्छे वक्त को भी याद करता है। तभी रेडियो पर एक मैसेज के जरिए माइक को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम उस तक पहुंचने वाली है, इसीलिए उसे फ्लिकर लाइट जलाकर अपनी लोकेशन का पता बताना है। माइक जैसे ही फ्लिकर स्टिक जलाने वाला होता है, तभी वहाँ वही आतंकवादी आकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे उसके पास की माइंस फट जाती हैं और माइक के हाथ से फ्लिकर स्टिक भी नीचे गिर जाती है। माइक उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर वो बहुत वीक हो चुका है। वो सही से निशाना नहीं लगा पा रहा। फिर वो जेनी के बारे में सोचने लगता है और माइंस पे शूट कर देता है, जिससे रेत हवा में उड़ने लगती है और इसी का फायदा उठाते हुए माइक जल्दी अपनी राइफल से इन सभी को मार गिराता है। पर इनमें से एक बच जाता है जो माइक की ओर बढ़ रहा होता है, पर माइक की गोलियां अब खत्म हो चुकी हैं और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि माइक के डैड होते हैं, जो उसे गले लगा लेते हैं। अब माइक को एहसास हो जाता है कि जिनसे पूरी जिंदगी वो नफरत करता आया है वो उससे बहुत प्यार करते हैं और ये एक भ्रम था, जिससे माइक जल्दी बाहर निकल आता है। अब माइक को बार बार की कही बात याद आ जाती है कि उसे एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए वो फ्लिकर स्टिक उठाने के लिए आगे बढ़ता है और माइक से पैर हटाने के बाद भी ये ब्लास्ट नहीं होती, जिससे माइक काफी हैरान हो जाता है। इसलिए जब वो रेत हटाकर देखता है तो उसे एक टीन का डिब्बा मिलता है, जिसमें से एक सोल्जर टॉय निकलता है। माइक वहीं पर लेट जाता है, क्योंकि वो खुश होने के साथ साथ काफी दुखी भी है, क्योंकि पिछले 52 घंटों से वो एक टीन के डिब्बे पर माइन समझकर खड़ा रहा
था। इसके बाद वो फ्लिकर स्टिक जला देता है। रेस्क्यू टीम माइक को ढूंढ लेती है। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है और एयरपोर्ट पर माइक को जेनी मिलती है, जिसे देखकर ये काफी खुश हो जाता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।